हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये अगस्त मंथली पर बेस है। अगस्त महीने के एकदम सेलेक्टेड 100 के अंदर ही प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए। 90 से 95 प्रश्न है जो कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे, जो कि आपके एनडीए एग्जाम कह लीजिए या बिहार पीसीएस के भी रिसेंटली जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये क्वेश्चन है जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले ही स्पष्ट कर देती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास की जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। इसलिए नहीं निकलवाना है क्योंकि देखिए, डिटेल में पढ़ाऊंगी सारी चीजें, पीडीएफ आपको रिटन फॉर्मेट में मिलेगी, डिटेल फॉर्मेट में मिलेगी, तो आपको अपने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और पैसे बचाइए और फिर फालतू है कि आप प्रिंट आउट निकलवाएं, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, आपका सारा कुछ इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। पहला जो हमारा प्रश्न है ये बांग्लादेश में उच्चायुक्त से रिलेटेड है। ये तो मैंने आप लोगों को काफी बार बताया कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं यहाँ उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन की नियुक्ति होती है, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं यहाँ अम्बेसडर यानी कि राजदूत की नियुक्ति होती है। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज ऐसी कंट्रीज जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हों। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती हैं। तो बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन अभी हाल ही में प्रणय कुमार वर्मा बने हैं। प्रणय कुमार वर्मा जो कि 1994 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं क्या कि आपके एग्जाम में ना राजदूत और उच्चायुक्त इनसे रिलेटेड प्रश्न बनने के जो चांसेस होते हैं ये ना के बराबर होते हैं, मतलब नहीं बनते हैं। लेकिन मेरे कंटेंट में ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ भी ना हम सीखें एक प्रश्न से। मान लो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं भी, लेकिन जो इससे एडिशनल जानकारी हमें मिलेगी ना वो हमें डेफिनेटली याद रखनी है। जैसे कि अपना पड़ोसी है बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना। यहाँ जो एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये कौन सी एक्सरसाइज है? संप्रति एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने एक एक्सरसाइज याद रख ली। कैपिटल करेंसी, प्राइम मिनिस्टर का नाम। एक चट्टोग्राम पोर्ट है यहीं पास, ये करंट का सवाल रहा है। इस चट्टोग्राम पोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए बांग्लादेश ने मंजूरी दे दी है भारत को। और एक मिताली एक्सप्रेस आप रिलेट कर सकते हो। मिताली एक्सप्रेस जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस है। इसके पहले दो बंधन और मैत्री ये चल चुकी है। तो इतना हम लोगों ने जाना बांग्लादेश से रिलेटेड। नवीन श्रीवास्तव ये नेपाल में भारत के राजदूत बनाए गए। मैंने क्या कहा? नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में राजदूत। नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारत के राजदूत। यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अभी हाल ही में बनाई गई है रुचिरा कंबोज। और फिर एक ऑप्शन बच जाता है विनय मोहन क्वात्रा का। पहले विनय मोहन क्वात्रा ये नेपाल में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब ये हमारे विदेश सचिव बन गए हैं। पहले विदेश सचिव कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। तो आप ही सोचिए, इस क्वेश्चन से एक कंट्री हमने डिस्कस की, लोकेशन बताई कि भारत के किस दिशा में है, और फिर थोड़ा बेसिक डिस्कस किया, और इसके बाद बाकी ऑप्शन को भी यहाँ से हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? हालांकि 1 महीने पहले ही मैंने आप लोगों को अपडेट करके सारी नियुक्तियां 100 से अधिक नियुक्तियां कवर करा दी थी। तो पीआईबी के महानिदेशक रिसेंटली अब बदल दिए गए हैं, सत्येंद्र प्रकाश जो कि ये बन गए हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ाया होगा उस समय जयदीप भटनागर बताया होगा। तो यदि आप मेरा उस समय 1 महीने पुराना वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैम गलत पढ़ा रही। गलत नहीं है, अब अपडेट हो गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना 1919 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। अच्छा चलो, प्रेस का डिस्कशन आया है तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी हम रिलेट कर लेते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से बनने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जारीकर्ता कौन है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा मतलब कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है, जिसमें कि जो कंट्री टॉप पर है ये हो जाएगी नॉर्वे। और इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? अब 150 स्थान पर आ गया भारत। ठीक है, अब अवीक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसके दोबारा से अध्यक्ष बनाए गए। ये मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बताया। अब पीटीआई के अध्यक्ष अवीक सरकार है। सुमन बेरी ये हो जाएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सीईओ तो परमेश्वर अय्यर है ना। नितिन गुप्ता हो जाएंगे सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, संजय अरोड़ा ये अब दिल्ली पुलिस आयुक्त का इन्होंने प्रभार ले लिया है। 31वें प्रमुख बने हैं ये।
ठीक है। दिल्ली पुलिस अधिनियम जो कि 1978 में पारित किया गया था और इसी के बाद से आयुक्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और अभी आयुक्त कौन बन गए हैं? संजय अरोड़ा। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक्चुअल में ये हो रहा है, होना तो पहले श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में आप जानते ही हो आर्थिक आपातकाल चल रहा है, ये श्रीलंका की लोकेशन है। तो अभी कहाँ हो रहा है? यूएई में, दुबई में आयोजित किया जा रहा है ना। पहला एशिया कप भी यूएई में हुआ था 1984 में, और ये T20 फॉर्मेट में होता है और इसका 15वां संस्करण है। ठीक है। भारत जो है अगले साल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा 2023 में। कतर क्या होस्ट कर रहा है? तो कतर है जो इस वर्ष का फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वाला, ये कतर होस्ट कर रहा है। और नेक्स्ट मतलब कि 2024 वाला जो समर ओलंपिक होगा ना, समर ओलंपिक, ये फ्रांस होस्ट करेगा। फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन होना है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने 11वीं कृषि जनगणना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में 11वीं कृषि जनगणना की शुरुआत की गई है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, ये मुरैना मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको ये बता सकूं कि जो कृषि जनगणना है हर 5 साल में आयोजित की जाती है। वैसे इंसानों की गणना आप लोगों को मालूम है कि 1872 में जो जनगणना की शुरुआत की गई थी हम इंसानों की, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। फिर जो नियमित जनगणना होती है हर 10 साल में, ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से शुरू की गई थी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं और इन्होंने भी हाल ही में जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन भी लॉन्च कर दी है, एनकोवैक्स इसका नाम है। और फिर ठीक है, 11वीं कृषि जनगणना क्रम याद रखेंगे और हर 5 साल में होती है। भारत और किस देश के बीच में अल नजाह फोर्थ एक्सरसाइज हुआ है? तो इसका चौथा एडिशन है। भारत और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। इंडिया के लोकेशन में ये है ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट, करेंसी ओमानी रियल है। तो अगस्त के महीने में भारत और ओमान के बीच में जो अभ्यास है राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजित किया गया है। एक एक्सरसाइज है जो कि भारत और चाइना के बीच होती है। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक मैंने बताई थी कि चाइना जो है भारत के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है, हाथ यानी कि हैंड। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चाइना के बीच में। भारत को सूर्य की किरण मिलती है ना, तो मान लो यहाँ पर्वत है, पर्वत के कारण सूर्य की किरण है जो ये थोड़ी देरी से पहुंच पाती है, छुपा रहता है सूर्य, है ना। तो पर्वत मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित जो चोटी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो कि भारत और नेपाल के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। और अजय किसे कहते हैं? जो कभी ना हारे, जिसकी हमेशा जय हो। तो अजय वॉरियर हमेशा कौन जीतता है? राजा यानी कि किंग, यूके यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन और भारत के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज और एक कोंकण अभ्यास आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न खबरों में रहा, चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? चाबहार पोर्ट ये स्थित है ईरान में। इंडिया के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखोगे ना, तो ये वाला जितना हिस्सा है ये पाकिस्तान वाला है और पाकिस्तान में है यहाँ ग्वादर पोर्ट। ठीक है। और पाकिस्तान के बाद फिर सीमा लग जाती ईरान की, फिर ईरान में हो जाएगा यहाँ चाबहार पोर्ट। अब सवाल ये बनता है कि ये चाबहार पोर्ट ये क्यों चर्चे में आया है? क्योंकि इस पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर के अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में एक सहमति बनने जा रही है, ताकि भारत की जो कनेक्टिविटी है, मतलब भारत का सामान मान लो इजीली पहुंचा चाबहार पोर्ट और यहाँ से फिर अफगानिस्तान में भारत की कनेक्टिविटी ये मजबूत हो सके। क्योंकि आप लोगों को चाइना की सी पैक कॉरिडोर तो याद ही होगी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना का यहाँ पर स्थित है काशगर प्रांत। काशगर प्रांत ना, ये भारत के काराकोरम दर्रे होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सी पैक कॉरिडोर यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ताकि चाइना का जो सामान है ये पाकिस्तान होते हुए इजिली ग्वादर पोर्ट तक पहुंच सके, फिर यहाँ से अन्य कंट्रीज में इसकी कनेक्टिविटी मिल सके। तो भारत ने इसी चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप ऑलरेडी 2017 में भेज चुका है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन से मैं कहूंगी कि आप लोगों को चाबहार पोर्ट ही याद रखना है, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? तो ये ईरान का ही पोर्ट है, ओमान की खाड़ी के पास ही स्थित है। ग्वादर पोर्ट से 72 किलोमीटर ये दूर है। चाइना ने इस ग्वादर पोर्ट को विकसित किया था और एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक पहुंच है, ये इंडियन ओशन। ठीक है।
अच्छा, बांग्लादेश का कोई पोर्ट चर्चे में है? तो जस्ट तो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में ही कि ये देखो इंडिया का नक्शा, यहाँ बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार नहीं, माफ कीजिएगा, चट्टोग्राम पोर्ट, इसके इस्तेमाल को बांग्लादेश ने मंजूरी दे दी कि भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका, तो इंडिया के नक्शे में यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट, जो कि चाइना ने 99 साल के लिए श्रीलंका से ले लिया है, तो ये यहाँ का हो गया। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं? अब ये अगस्त का करंट अफेयर कवर करा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो ऑब्वियसली कि अगस्त में आए होंगे। अगस्त में 4 दिन के दौरे पर थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत ने मालदीव को 1965 में उसकी स्वतंत्रता के बाद मान्यता दे दी थी, और यदि कहा जाए तो भारत और मालदीव के बीच अच्छे संबंध हैं। ये इंडिया का नक्शा है, यह मैंने श्रीलंका को दिखाया था, और यही स्थित है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीपी रुपया, नॉट रुपया, रुपया यहाँ की करेंसी है। और एक एक्सरसाइज है जो कि भारत और मालदीव के बीच होती है, इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकती हैं। यहाँ जैसे पानी के बीच में वेला बनाए होते हैं ना, वेला नहीं विला, एक तरह के होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, सेम इसी की तर्ज पर ना अब भारत भी मालदीव की तर्ज पर वाटर विला बनाने जा रहा है। ये लक्षद्वीप में बनाया जाएगा। अब बात की जा रही है राष्ट्रपति की, तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में रनिल विक्रमसिंघे बने हैं, जबकि प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। नेपाल के तो विद्या देवी भंडारी हो जाएंगे, भूटान के लुतोय शेरिंग। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो पूरे एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो संपत्ति है 11.3 अरब डॉलर की है। इस रिपोर्ट में टॉप 3 जो महिलाएं रही हैं, सावित्री जिंदल, फिर चाइना की अन्य 2 महिलाओं का स्थान आता है। फाल्गुनी नायर ये भारत की पहली महिला स्वनिर्मित अरबपति है। नायका की ये फाउंडर और सीईओ है, जबकि बायोकॉन की अध्यक्ष हो जाएंगी किरण मजुमदार शाह, रोशनी नाडार हो जाएंगी एससीएल की चेयरमैन। अगला प्रश्न, यूईएफए महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी हाल ही में इंग्लैंड ने यूईएफए, भारतीय फुटबॉलर को जो संघों का संघ है यूईएफए, इसकी प्रतियोगिता अपने नाम कर ली है जर्मनी को हरा करके, जिसका ये 13वां संस्करण था। और यूईएफए की बात करूँ ना तो 1954 में इसकी स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये फीफा है। अर्जेंटीना ने रिसेंटली कोपा अमेरिका खिताब अपने नाम किया है लियोनेल मेसी की अगुवाई में। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। और भारत ने सैफ कप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ कप अपने नाम कर लिया है। पिंगली वेंकैया की रिसेंटली जयंती मनाई गई। कब मनाई गई ये भी स्पष्ट कर दूं, 2 अगस्त को मनाई गई है। तो पिंगली वेंकैया की जयंती पर कौन सा उत्सव मनाया गया है? तिरंगा उत्सव मनाया गया है, क्योंकि भारत का जो तिरंगा झंडा है ना, इसका डिजाइन इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। और तिरंगे झंडे से याद आया, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ना, ये 3:2 है। और 3 कलर होते हैं आप जानते ही, केसरिया है, इसके बाद व्हाइट है, और इसके बाद ग्रीन है। ये अशोक चक्र की 24 तीलियां आप कह सकते हैं, 24 तीलियां हैं, इसमें याद रखेंगे। अभी रिसेंटली ना बिहार में सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने फहराने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यहाँ लगभग 78,220 भारतीय तिरंगे फहराए गए थे। पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। ये तो सबसे ज्यादा तिरंगा हो गया। सबसे बड़ा तिरंगा की यदि मैं बात करूं तो ये जैसलमेर में फहराया गया था। यहाँ सबसे बड़ा फ्लैग लिख देती हूँ। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो बिहार, और सबसे बड़ा जो कि 1400 किलोग्राम का था, 150 फीट ये चौड़ा था, और 225 फीट लंबा था। लंबाई चौड़ाई के अनुपात में मैं थोड़ा सा गलत कर रही हूँ, लेकिन हाँ 1400 किलोमीटर वजनी था। राजस्थान के जैसलमेर में ये फहराया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला डीएसपी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो मनीषा रोपेटा है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी बन गई है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी, क्या नाम था इनका? सारा गिल। सुमन पवन बोडानी ये पाकिस्तान में पहली महिला हिंदू जज बनाई गई। तशनुआ सिरीर ये बांग्लादेश की पहली महिला नहीं कहूंगी, पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर है। हाल ही में कारगिल के द्रास में किस युद्ध
पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया। देखो कारगिल जो घटना थी ना, ये 26 जुलाई 1999 की घटना थी। कारगिल विजय दिवस इसलिए 26 जुलाई को मनाया जाता है। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, तो सॉरी माफ कीजिए मैंने कैसे कह दिया, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है ना। तो एक पॉइंट है इस कारगिल युद्ध के दौरान, जो कि 5140 पॉइंट है, इसे गन हिल नाम दिया गया है, क्योंकि इस पर जो भारतीय सेना थी इसने कब्जा किया, ताकि ये जो युद्ध है जल्द से जल्द समाप्त हो सका था। तो जो कारगिल का युद्ध हुआ था, इसमें जो भारतीय सेना की विजय हुई, इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो दुनिया का पहला वर्टिकल शहर जो कि सऊदी अरब में बनने जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि वर्टिकल मतलब ऊपर ऊपर फैला होगा, ऐसे फैलाव वाला ये शहर नहीं होगा। एक के ऊपर एक स्टोरेज ये बना होगा। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी, चौड़ाई 200 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए शहर बनने जा रहा है, कार मुक्त होगा, मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन यहाँ नहीं हो। जब कार ही नहीं चलेंगी तो कैसे कार्बन का उत्सर्जन होगा? तो स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ के नागरिकों को। सऊदी अरब की लोकेशन देखो, यहाँ हमने अभी यूएई डिस्कस किया था, जस्ट ओमान डिस्कस किया था, यहाँ ईरान का चाबहार पोर्ट डिस्कस किया था, अब इसी के पास सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल रियाद, करेंसी रियल हो जाएगी। जर्मनी में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई। आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून आप चाइना से रिलेट कर सकते हो। और स्विट्जरलैंड ने मौत की मशीन को मंजूरी दी, जिसका नाम हो जाएगा सार्को। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ना, इसमें भारत ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। सभी का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन इसमें ये बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय यानी कि काफी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पर्टिकुलर यदि मैं बात करूं कि भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी होती है, तो ऑसिंडेक्स होती है। वियतनाम के साथ विनबेक्स होती है। ब्रिटेन के साथ बता ही चुकी हूँ, कोंकण और अजय वॉरियर। और जापान के साथ भारत की होती है जिमैक्स, धर्म गार्डियन, शिन्यू मैत्री। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक्सरसाइज वाला टॉपिक भी फॉर श्योर कवर हो जाएगा। हालांकि एप्लीकेशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग के लिए मैंने अलग से प्रोवाइड करा रखा है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध ये नर्मदा नदी पर है ना। नर्मदा नदी ये अनूपपुर जिले का अमरकंटक है, मेरे ही स्थान से निकलती है ये। और फिर 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। तो 3000 करोड़ की लागत आएगी इसमें। 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये कर सकेगा। ठीक है। भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट है, ये रामागुंडम, तेलंगाना के रामागुंडम में चालू है, लेकिन ये 100 मेगावाट है, लेकिन 600 मेगावाट ही बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। खंडवा में बनेगा, नर्मदा नदी पर बनेगा। गुजरात में मैंने बता ही दिया सबसे बड़ा स्टेडियम। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर। और बिहार में सबसे ज्यादा तिरंगे फहराने का रिकॉर्ड। थोड़ा पानी पी लूं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। कितना कर दिया? देखो अगस्त में क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज अगस्त नहीं सितंबर में कर रही हूँ। आज 2 सितंबर है जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब फिर से रेपो रेट चेंज हो जाएगी, तो फिर इसे अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए डेट मेंशन कर रही हूँ। आरबीआई ने ना लगातार रेपो रेट बढ़ाई। पहले 4.40 थी, फिर 4.90, अब ना 5.4% इसने रेपो रेट कर दिया। रेपो रेट क्या होती है? देखो बैंकों का बैंक क्या है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक है जो कि अन्य बैंकों को, जैसे कि अन्य कमर्शियल बैंक है, एसबीआई हो गया, फिर सीबीआई हो गया, एचडीएफसी, कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। तो इन बैंकों को, जैसे कि मान लो ये हम आप हैं, ये आप लोग हो, ये मैं हूं, है ना। तो हमें जब क्या है ना पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम इन बैंकों के पास जाते हैं। अब इन बैंकों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। तो रिजर्व बैंक जिस दर पर इन कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, इसे कहा जाता है रेपो रेट। समझ गए? अब इस रेपो रेट पर आरबीआई ने इन बैंकों को लोन दिया, मान लो किस दर पर दिया? अभी रेपो रेट क्या है? 5.4, तो 5.4% की दर से दिया। अब ये बैंकों को मिला है 5.4 की दर से। अब इन बैंकों को यदि लाभ चाहिए, जब ये हमें लोन देंगे, तो इसका ऑब्वियस है कि 5.4 से बढ़कर ही ब्याज लगाएंगे, तभी तो ये लाभ कमाएंगे, क्योंकि इनके इनकम का मेन सोर्स तो यही है, ब्याज का पैसा खाते हैं ये लोग।
है ना। तो आरबीआई ने रेपो रेट 5.4 करी है, ये रेपो रेट की बात होगी। अब जब इन बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो आरबीआई के पास सुरक्षित करते हैं, तो आरबीआई के पास जिस दर पर ये पैसा रखते हैं इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये कम होता है रेपो रेट से, है ना। आरबीआई बैंकों का बैंक है, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसी के द्वारा ये रेपो रेट निर्धारित की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ना 6 सदस्य होते हैं, ये याद रखेंगे। 3 इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवनीकृत बख्शी स्टेडियम को उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये 45,000 सीटों की क्षमता वाला स्टेडियम है। इसका जो निर्माण है ये 2017 से शुरू किया था, मतलब जीर्णोद्धार, रिनोवेशन का काम है, शुरू हुआ था, अभी उद्घाटन हो गया है। इसलिए मैंने कुछ अन्य स्टेडियम के नाम लिखे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। गुजरात का एक स्टेडियम मैंने आप लोगों को याद करा ही दिया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओडिशा का एक स्टेडियम जो कि बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, ये हॉकी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। हिमाचल प्रदेश में ना अटल टनल के पास ही धर्मशाला में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम बनने जा रहा है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, जो पुनीत राजकुमार है, इन्हें मरणोपरांत कर्नाटक रत्न प्राप्त होगा, 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। कर्नाटक रत्न पुरस्कार लास्ट टाइम 2009 में मिला था, तब से अभी तक नहीं मिला है। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो पुनीत कुमार कौन थे? अभिनेता। पिछले ही साल इनका निधन हुआ। 29 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। वैसे भी आप रिलेट करोगे तो असम का जो सर्वोच्च सम्मान है, असम वैभव से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है फिल्म जगत का, जेसी डेनियल अवार्ड, ये मिला है केपी कुमारन को। नरेंद्र मोदी को तो वैसे रिलेट करोगे तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के पहले विजेता नरेंद्र मोदी हैं। भारत का पहला हिमालयन या मसाला पार्क आप कह सकते हैं, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है रानीखेत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा ये विकसित किया गया है, जिसका मेन पर्पस है कि हिमालय क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के मसाले हैं इन्हें लोकप्रिय बनाया जा सके और उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। यही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। 4 धाम यही हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है। एक रानीखेत, तो चलो ये जगह का नाम है। एक रानीखेत बीमारी होती है जो कि किसमें पाई जाती है? मुर्गियों में, एक तरह का संक्रामक रोग है ना। अब ऑप्शन को यदि हम डिस्कस करें तो स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा, इसका उद्घाटन किया गया श्रीनगर में। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा, उद्घाटन किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में। और भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में ओपन हुआ है। अगला प्रश्न है आतंकवाद के खिलाफ। अब आप कहोगे कि उत्तराखंड से कम फैक्ट मैंने बताए। देखो, ये 90 से 100 प्रश्न का ये वीडियो है, पता नहीं उत्तराखंड का डिस्कशन कितनी बार आता है, इसलिए हर बार हम अलग फैक्टर डिस्कस करेंगे ना, ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। अगला प्रश्न है आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की जो विशेष अध्यक्षता रही, विशेष बैठक की अध्यक्षता की है भारत ने। तो इस क्वेश्चन से मैं आप लोगों को इस संगठन के बारे में बताना चाह रही हूँ। देखो, जो यूनाइटेड नेशन है, पहले इसके बारे में जान लो कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वही न्यूयॉर्क जहाँ इस लास्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, वो शुरू हुआ है। और एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन के ना टोटल 6 भाग हैं, जैसे कि न्यास परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लेकिन इसमें से 2 प्रमुख है, एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अस्थायी अध्यक्ष बना था, मतलब अस्थायी रूप से शामिल हुआ था। ये मैं आपको बता दूं कि ना इसमें 5 तो स्थायी मेंबर होते हैं और जो 5 स्थायी मेंबर है इसमें भारत नहीं है, जो परमानेंट सदस्य है इसमें नहीं है। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसका जो कार्यकाल है 2 साल का होता है। तो अस्थायी सदस्यों की लिस्ट में भारत है। स्थायी सदस्य से प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन दे करके कि निम्नलिखित में से कौन इसका स्थायी सदस्य नहीं था। देखो, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, रशिया है। 1 2 3 4 5
चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, 5। हाँ, 5 स्थायी सदस्य इसके हो जाएंगे। चाइना के बीजिंग में ना ब्रिक्स समिट होगा इस वर्ष का। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मिस्र में कोप 27 इस वर्ष का। श्रीलंका में बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? अभी हाल ही में जगदीप धनखड़, जो कि अभी तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का प्रभार संभाल रहे थे, अभी भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। 14th क्रम के उपराष्ट्रपति है, जबकि 15th क्रम की जो राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू बनाई गई है ना। और इनका कुछ डिटेल है, इनका जन्म वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके जन्म से संबंधित प्रश्न बने एग्जाम में, लेकिन तब भी डिटेल फॉर्मेट में मैंने चीजें लिख दी हैं ताकि आप जब रिवीजन करें तो पीडीएफ एक बार नजर में डाल लें। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ये एडिशनल जानकारी आप जान लीजिए। अब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, अब बन गए उपराष्ट्रपति। तो अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? अब ला गणेशन, जो कि मणिपुर के राज्यपाल थे, यहाँ का प्रभार संभाल रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, वैसे 15वीं राष्ट्रपति, लेकिन प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति, याद रखेंगे। मनोज सिन्हा लद्दाख के उपराज्यपाल है। वेंकैया नायडू ये जगदीप धनखड़ के पहले उपराष्ट्रपति थे। दनूरी नामक चंद्रयान है, किसने लॉन्च किया है? तो दनूरी, अच्छा एक बेसिक चीज मैं बताना भूल गई ना, कि राष्ट्रपति का उल्लेख है जो आर्टिकल 52 से 62 में है। कुछ आर्टिकल भी बता ही दूं, एग्जाम में पूछा जा रहा है, 52 से 62 में है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है ना, वॉइस प्रेसिडेंट, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि पूरे मंथ का कवर कर रही हूँ, इसलिए 2 पार्ट में मैंने नहीं रखा है। 63 से 73 में 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन त्याग पत्र दे सकते हैं ये, और फिर मृत्यु इनकी हुई तो फिर दूसरे अपॉइंट होंगे, और या फिर महाभियोग भी होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, बाद में फिर वो राष्ट्रपति भी बने थे। और दनूरी नामक का जो चंद्रयान मिशन है, अभी हाल ही में साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यदि मैं बात करूं साउथ कोरिया की, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये जो चाइना है, फिर जापान के पास में ही साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन। रिसेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट मून जे इन बनाए गए हैं। यदि आप रिलेट करो तो परजीवरेंस मिशन, ये नासा का हो जाएगा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। एक मंगल मिशन है तियानवेन 1, चाइना का हो जाएगा। और रशिया का एक एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल है सरमत, ये इसने लॉन्च की थी। डेनी पोलो एयरपोर्ट चर्चे में था, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मतलब अरुणाचल प्रदेश का ये तीसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कर्नाटक का एक एयरपोर्ट आप रिलेट कर सकते हो, केम्प घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे अभी हाल ही में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था। वैसे पूरी दुनिया में जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है? कतर में। पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट इसे चुना गया था, भारत की तरफ से केम्प घोड़ा। झारखंड में रिसेंटली ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और यही ये बाबा वैद्यनाथ मंदिर गए थे। बाबा वैद्यनाथ मंदिर जाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश मतलब 5 एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य। सभी प्रश्न मैंने एयरपोर्ट से रिलेटेड, मतलब सभी ऑप्शन यहाँ से कवर कर लिए हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया 2015 में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 2015 में हुई। जो अध्यक्ष होते हैं ना, यही गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं, ये मैं बताना चाह रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इसके उपाध्यक्ष है ना जो सुमन बेरी हैं, और सीईओ ये अमिताभ कांत हो जाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। अब और कई अध्यक्षता, जैसे कि जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं ना, ये भारत के वित्त मंत्री करते हैं। तो कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन हो जाएंगी। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री, जो कि हैं अमित शाह। कितने क्षेत्रीय परिषद हैं भारत में? 5, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और एक सेंट्रल वाला। राष्ट्रपति, तो देखो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता इसकी जो है
लोकसभा के अध्यक्ष करती हैं। तो ये स्पष्ट हो गया इस प्रश्न के माध्यम से। बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पीडीएफ नहीं निकलवाएंगे, मतलब प्रिंट आउट नहीं निकलवाएंगे, सिर्फ नजर में डाल लेंगे, याद हो जाएगा सब। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो रिसेंटली 74वें बने थे राहुल श्रीवास्तव, 75वें अभी हाल ही में बन गए हैं वी प्रणव। ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर। हालांकि भारत में जितने ग्रैंड मास्टर ना मोस्टली तमिलनाडु से ही है। राहुल श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर बने। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये भारतीय मूल के ही अभिमन्यु मिश्रा, आर प्रज्ञानंद। इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से, आर प्रज्ञानंद तो भारतीय ही है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 8 अगस्त 1942 को आप सभी को मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उस हिसाब से आप काउंट करोगे तो हाल ही में इसकी 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ब्रिटिश शासन समाप्त करने के पर्पज से महात्मा गांधी जी ने मुंबई में इसका आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। एक तरह का अहिंसक आंदोलन, किसी भी तरह का रक्तपात नहीं हुआ, शांतिपूर्ण आंदोलन इसे माना जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड काफी सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो देखो, ग्वालियर टैंक मैदान में इसका मतलब शुरुआत हुआ था, फिर कारण क्या था? कारण वही था क्रिप्स मिशन, इसके विरोध में ये लाया गया था। फिर प्रारूप किसने तैयार किया था, ये पूछा जाता है। तो प्रारूप इसका तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि एक स्पष्ट रूप से एक लेडी का नाम लिखा रहता है, अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे माना जाता है? अरुणा आसफ अली को। और इसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। ये नारे का डिस्कशन हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो भारत छोड़ो नारा था, आंदोलन की बात नहीं कर रही हूं मैं, भारत छोड़ो नारा ये किसने दिया था? क्योंकि आपके केबीसी भी कभी सवाल है। यूसुफ मेहर अली, इन्हीं के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो नारा। फाइड के अध्यक्ष कौन बने? भारत के जो विश्वनाथन आनंद, या आप कह लीजिए भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं विश्वनाथन आनंद, इन्हें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया, सॉरी उपाध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष तो अभी भी आर के डी जोकोविच है। 1924 में फाइड की स्थापना हुई, लॉज स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। माइंड मास्टर एक किताब आप याद रख लीजिए जो कि विश्वनाथन आनंद से ही रिलेटेड है। उर्जित पटेल ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और रिसेंटली ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसके उपाध्यक्ष हैं। एआईआईबी जिसका हेडक्वार्टर चाइना की बीजिंग में है। अशोक लवासा ये भी भारत के हैं। ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, इसके उपाध्यक्ष है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अध्यक्ष जो है ये अजय माथुर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो सेकेंड जनरेशन का जो एथेनॉल प्लांट है इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है हरियाणा से। आप एडिशनल ये भी याद रख सकते हो कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। तो 900 करोड़ की लागत से ये जो एथेनॉल प्लांट है इसे देश में जैव ईंधन का उत्पादन और उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसकी कैपेसिटी की यदि मैं बात करूं तो ये जो संयंत्र है लगभग 2 लाख टन चावल का भूसा या पराली आप कह सकते हैं, इसका उपयोग करके एक साल में 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। एथेनॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे एक प्रश्न मैंने ऐड किया है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो हरियाणा का जो पानीपत है, हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। अब पानीपत का डिस्कशन आया है तो कुछ तो चल रहा होगा आप लोगों के दिमाग में जो कि आप हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। हालांकि मैं करंट अफेयर की टीचर हूँ, लेकिन ये पानीपत हिस्ट्री का भी आपका सवाल बन चुका है। 3 युद्ध हुए पानीपत के। पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फिर 1556 में हुआ बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था और हेमू के बीच जो कि शेर शाह सूरी का सेनापति था। फिर 1761 में हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये पानीपत का डिस्कशन हो गया। गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ना ये सितंबर में उद्घाटन किया अटल ब्रिज का। एक अटल टनल है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, अटल ब्रिज गुजरात में।
मध्य प्रदेश में इन्होंने रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। ये आपके एमपीपीएससी का सवाल बन चुका है। मैं कह रही हूँ ना, आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में केदारनाथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एकदम बेसिक मैंने क्यों ऐड किया है, सीएम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? देखो, ग्रुप डी के प्रश्न तो हो चुके हैं, ग्रुप डी में एकदम बेसिक पूछे जा रहे थे, लेकिन ना ये वाला प्रश्न मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये पहले भाजपा से मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार। हालांकि अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन भाजपा का दामन इन्होंने छोड़ दिया है। तो ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, और रेणु देवी, ये ना पिछले ही बार जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तब ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी थी। आर्टिकल 164 है जिसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। तो फागू सिंह चौहान, ये कौन हो जाएंगे? बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है। 49वें मुख्य न्यायाधीश, देखो भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये बन चुके हैं यू ललित। द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें शपथ दिला दी। अब 50वें बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इसलिए क्योंकि यू ललित ये 75 दिन तक बस कार्य करेंगे, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, एलिजिबिलिटी इनकी खत्म हो रही है। तो 75 दिन तक कार्य करने के बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये पदभार संभाल लेंगे। हालांकि पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, ये कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। एन.वी. रमना इसके पहले थे, मतलब ये हो जाएंगे 48वें, और इनसे पहले थे 47वें शरद अरविंद बोबड़े। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री आवासीय शहरी योजना ये नेक्स्ट 2 साल और यानी कि 2024 तक एक्टिव रहेगी। ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये क्रियान्वित किया जाता है। कुछ अन्य योजनाएं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रिसेंटली ना इस योजना ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। कब की है? 28 अगस्त को। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्योंकि आपके ना एग्जाम में इस स्कीमों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देखो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम होती है ना, वो यदि आप उसी स्टेट से एग्जाम दे रहे, स्टेट पीसीएस की तैयारी, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं रिलेट कर लो, कुछ ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसमें केवल नाम याद रखना है। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, इससे रिलेटेड ए टू जेड चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में इसकी मतलब किस्त है जो 6,000 रुपए की किसानों को प्रोवाइड कराई जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ना ये 2015 में लाई गई थी। इसने रिसेंटली 8 जून या 8 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन अभी इसी साल इसने अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं। 10 लाख रुपए तक, यदि कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। फिर आयुष्मान भारत योजना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आयुष्मान भारत योजना है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसकी जो शुरुआत है ये 2018 में की गई थी। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड इसमें कराया जाता है। एक प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना याद रखना आप लोग, लॉकडाउन के टाइम शुरू की गई थी। 5 किलोग्राम अन्न प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा था। 80 करोड़ लाभार्थी इसके रहे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2024 होगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मेंस कैटेगरी में सुनील छेत्री, वुमेन्स कैटेगरी में मनीषा कल्याण, इन दोनों को ही। 44वां शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, दोनों ने ही कांस्य पदक जीता है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो ओलंपियाड है ना, इसकी शुरुआत भारत में ही की गई थी। भारत में चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। थम्बी इसका शुभंकर था और फिर 44वां इसका संस्करण था। इसके मसाल रिले की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। जानवरों से इंसानों में फैलने वाला जो नोवेला लेंगिया हेनिपा वायरस है, ये कहाँ पाया गया है? तो ये जो वायरस है चाइना से फैला है। चाइना से ही मंकी पॉक्स फैला। इंसानों में बर्ड फ्लू होने का पहला मामला भी चाइना में देखने को मिला, जबकि ब्रिटेन में लस्सा बुखार। भारत में भी मंकी पॉक्स से दस्तक दे चुका है। कहाँ? केरला में। तो लेंगिया हैप्पी वायरस एक ये जूनोटिक वायरस है, चूहे के जैसे छोटे कीट भक्षी स्तनधारियों के माध्यम से फैल रहा है। ये उसी परिवार से संबंधित है जिससे निपा और हाइड्रा वायरस संबंधित है। एरिया वाइज चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है और यहीं से एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगची रिवर का नाम आप याद रख सकते हैं। कैपिटल इसकी बीजिंग, करेंसी रेनविन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। एक्सरसाइज जस्ट याद करवाई हूँ, हैंड इन हैंड और आर्टिफिशियल सन मून दोनों ही चाइना से रिलेट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है, ऐसी करेंसी जिसे हम ना देख सकते न छू सकते। इसके इस्तेमाल में जो यूक्रेन है
ये सबसे आगे है। भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है। यूक्रेन है, वेनेजुएला है और फिर यूक्रेन, रशिया, वेनेजुएला। यूक्रेन की राजधानी कीव, कीव के पास ही ना एक बूचा नामक शहर है जहां नरसंहार हुआ था। बूचा नरसंहार की घटना मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। रशिया किस मामले में टॉप पर है? वेनेजुएला तो 10 लाख की करेंसी जारी की। सिंगापुर, सिंगापुर से क्या रिलेट कर, सिम्बेक्स एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हो। और फिर इंदिरा और एवियंद्रा तो रशिया से। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता शशि थरूर, इन्हें किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? फ्रांस के। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से ये सांसद है। इनकी एक बुक आप याद रख सकते हो, एन एरा ऑफ डार्कनेस। देखिए, यूट्यूब पर जो मैं आप लोग क्लास लेती हूँ, हर क्वेश्चन को डिटेल में 2 से 3 मिनट लेती हूँ, पर क्वेश्चन में डिटेल में समझाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ एक तरह का रिविजन कर रहे हैं हम, मंथली है आप लोगों का, तो इसे हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे। जिस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत है, डिटेल में देखेंगे, और जिसको क्विक फॉर्मेट में देख सकते हैं, क्विक फॉर्मेट में। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, यहाँ से बुक भी आप लोगों ने याद रख लिया है। यूएई, भूटान, मालदीव, ये तीनों देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्हें सम्मानित किया है। भारत और किस देश के बीच पहला वायु सेना अभ्यास उदार शक्ति ये आयोजित किया जा रहा है? तो ये पहला अभ्यास है जो कि भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक्सरसाइज का नाम आप लोगों को याद रखना है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर। बीडब्ल्यूएफ का खिताब अभी हाल ही में विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के, इन्होंने जीता है। मलेशिया रिंगित यहाँ की करेंसी हो जाएगी। अमेरिका के साथ भारत की युद्धाभ्यास एक्सरसाइज वज्र प्रहार है। और युद्धाभ्यास वज्र प्रहार, एक और एक्सरसाइज है, याद नहीं आ रही है। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया, ठीक है। ब्रिटेन के साथ कोंकण अजय वॉरियर। जापान के साथ शिन्यो मैत्री धर्म गार्डियन जिमेक्स। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, देखो चुनावी माहौल में अक्षय कुमार बने थे, और ऐप में जो मैंने आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर वाला वीडियो दिया है उसमें मैंने अक्षय कुमार बताया। अभी रिसेंटली अगस्त के लास्ट में जो ऋषभ पंत है, जो इनका जन्म देहरादून में ही माना जाता है, तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं। संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मध्य प्रदेश के हैं गोविंदा। अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। दरवाजा बंद अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर। जो बॉलीवुड अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, रिसेंटली फिनोटेक पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कंगना रनौत को आप रिलेट कर सकते हो, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस स्कीम के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान, फरवरी वाला वीडियो की किसमें मैंने बताया था, शाहरुख खान ना ये थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एमएस धोनी गरुड़ एरोस्पेस के। नीरज चोपड़ा बायजूस के। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये चलाई जाएगी कोलकाता में अगले साल 2023 से। इसका जो काम है ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा। कोलकाता में ये चलाई जाएगी, कोलकाता हुगली नदी किनारे है। मुंबई से भी आप रिलेट करो ना, तो मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी। ऑप्शन मैंने कुछ ऐसे ही सेट किए जो कि आप कहीं ना कहीं वाटर से ही रिलेट कर सकते हो। इसकी वाटर टैक्सी भारत की मुंबई में। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला वाटर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम क्या था, प्रतीक्षा। लोथल में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में। रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है भारत में? तो अब 75 हो गए। भारत ने अपनी आजादी के 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ऐसे में 75 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर स्थल मतलब ईरान का एक शहर था जहां 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था। ईरान के शहर रामसर में, रामसर कन्वेंशन के नाम से आप इसे जानते हैं। मतलब जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि यानी कि जल और थल के बीच का दलदला क्षेत्र, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें संरक्षित किए जाने को लेकर के 2 फेब को आपका ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया भी जाता है। तो इसमें अब टोटल आर्द्र भूमियों की संख्या 75 हो गई है। ये मैं अगस्त तक का बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे का डिस्कशन किया है ना मैंने, ये मैं बता दिया 2 फेब को मनाया जाता है। और थीम चाहो तो याद रख सकते हो। थीम ऐप में जो मैंने क्लास प्रोवाइड कराई थी उसमें हर डे की इंपॉर्टेंट थीम बताई थी, इस बार की याद रखना है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। किस राज्य का जो अगस्त मलाई हाथी रिजर्व है, इसका 5वां हाथी रिजर्व बना है? तो देखो ना, ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का ये 5वां हाथी अभ्यारण्य बन गया। अच्छा, एलिफेंट डे मनाया कब जाता है? 2
वर्ल्ड एलिफेंट डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी मौके पर ना ये तमिलनाडु का 5वां हाथी अभयारण्य बना है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था, हाथी से ही पूछा गया था। जैसे आप पढ़ते ना, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1973 से। वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में लाया गया था, याद रखना। शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ? देखिए, बहुत ज्यादा चर्चे में थे राकेश झुनझुनवाला। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता था। सभी महिलाओं के लिए फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में अब महिलाओं मतलब पीरियड प्रोडक्ट्स है जितने ये फ्री में मिलेंगे। स्कॉटलैंड, जिसकी लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हो। ग्लासगो आप लोगों को याद होगा, जहां कोप 26 ये आयोजित हुआ था। जर्मनी G7 समिट होगा इस बार का। ब्रिटेन, ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। और सिगरेट की हर प्रति सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा है। 1 MLA 1 पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? हालांकि राज्य सरकार की कोई भी योजना मैंने आज की वीडियो में नहीं ऐड की थी, लेकिन सोचा ये वाला ऐड कर लो, कुछ मिलते जुलते स्कीम आपको 4 और भी याद हो जाएंगी। बाकी केंद्र सरकार का जितना है मैं डिटेल में बताऊंगी। तो 1 MLA 1 पेंशन पूछा जाए तो पंजाब का है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूछा जाए उत्तर प्रदेश का है। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पूछा जाए तो हरियाणा का है। एक शिल्प एक उत्पाद ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अभी हाल ही में जो विलियम रूटो हैं, ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो विलियम रूटो रिसेंटली केन्या के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अभी देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने यूएई डिस्कशन कर लिया, ओमान डिस्कशन कर लिया, सऊदी अरब डिस्कशन कर लिया, ईरान डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान की लोकेशन मैंने दिखा ही दी थी, यहाँ बांग्लादेश डिस्कशन किया है, श्रीलंका डिस्कशन किया। तो मतलब आप ही सोचो कि डिस्कशन हम करंट अफेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से आपका ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कितना मजबूत होते चल रहा है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो अफ्रीका मैप है ना, अफ्रीका मैप में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसमें 4 कंट्री आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। इसी के नीचे में यदि आप देखोगे तो केन्या है। ये केन्या, केन्या की कैपिटल नैरोबी, नैरोबी में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर, केन्याई शिलिंग इसकी करेंसी है। तो यहीं के जो नए राष्ट्रपति है विलियम रूटो बन गए हैं। केन्या में एक पोर्ट है लामू पोर्ट, इसे डेवलप करने का कार्य है जो ये चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो कोलंबिया की यदि मैं बात करूं तो अभी हाल ही में जो गुस्तावा पेट्रो हैं, ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे बने हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के दिनेश गुणवर्धने बने हैं। और फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का नाम आप याद रख सकते हो। IFFM में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है रणवीर सिंह ने। रिसेंटली 67 फिल्म फेयर अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता है। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड ये मैंने आपको सितंबर में पढ़ाया है, लेकिन तब भी रिलेट करके बता रही हूँ। रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस इसमें रही शेफाली शाह, बेस्ट फिल्म इसमें कबीर खान की 83 रही, सीरीज रही मुंबई डायरीज 26/11। सूर्या और अजय देवगन, अभी जो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे ना, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन दोनों ने ही जीता है। रजनीकांत, दादा साहब फाल्के अवार्ड रिलेट कर सकते हो आप। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की जो यात्री प्रसंस्करण प्रणाली, इसका नाम क्या है? सिर्फ 1 लाइनर फॉर्मेट में इसका नाम याद रखिए, इसका नाम है डीजी यात्रा। जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए ये लंबी लाइन लगानी पड़ती है और फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो एक लाइन में बताऊं, उसी टाइम को शॉर्ट करने के लिए यदि आप जाएंगे, आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा, रुकने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वेरीफाई हो जाओगे और फिर आपको आगे जाने की अनुमति होगी। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है डीजी यात्रा। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब के संगरूर में। संपीड़ित बायोगैस प्लांट, इसकी कुल क्षमता 33 टन है। CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्रतिदिन का ये है। धान की पराली, पराली मतलब धान काटने के बाद जो अपशिष्ट कचरा रह जाता था, इसे रोकने के लिए दूसरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। पंजाब की यदि मैं बात करूं, राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हो जाएंगे। और बाघा बॉर्डर यही है आपका। जालियांवाला बाग हत्याकांड यही हुआ था। नेक गार्डन नहीं, रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में है, निर्माण किया गया था, नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। अब जिस एथेनॉल का डिस्कशन मैं करने जा रही थी ना, वो इसलिए क्योंकि अब भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का। एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या?
एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग कहने का मतलब है 80% यदि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 20% अब एथेनॉल का मिश्रण किया जाए, क्योंकि ये किफायती क्यों है? क्योंकि जो कृषि अपशिष्ट है इसी से एथेनॉल मिल जाता है, गन्ने से भी ये निकल जाता है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल को लेकर के अन्य कंट्रीज पर ये कम होगी, क्योंकि 80% ही हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी का 20% तो हम खुद ही उत्पादित कर सकेंगे। इसीलिए एथेनॉल के मिश्रण को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है और टारगेट है कि 2025 तक 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा सके। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। स्वीडन और कनाडा जैसी कंट्रीज में पूरी तरह से एथेनॉल बेस्ड कार्य चल भी रही है और फिर ये भारत का जो लक्ष्य 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का, इस लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जा रही है। चांद पर भेजा जाने वाला नासा का जो रॉकेट है ये भी चर्चे में भी था। स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम है। क्यों चर्चे में है? क्योंकि अभी तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। तो नासा का इसमें एक मिशन याद रख लेना, आर्टेमिस मिशन, जो कि चंद्रमा मिशन है नासा का। इसी के लिए इसका ये भेजा जा रहा है। नूरी ना आप याद करोगे तो साउथ कोरिया से रिलेट कर सकते हो, इसका स्वदेश निर्मित सैटेलाइट है। फिर नूर 2 ईरान से रिलेट कर सकते हो और आजादी सेट ये इसरो से रिलेट कर सकते हो। भारत में पहला सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। मतलब कि पानी से भी अब लालटेन है जो ये चल सकेगी और इसका लालटेन का नाम है रोशनी रखा गया है। इसमें एलईडी बल्ब जलाने के लिए समुद्री पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और समुद्री पानी नहीं भी है तो जो नॉर्मल पानी है इसमें नमक डाल करके ये जो लालटेन है ये वर्क करेगी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है जो सुल्तान अजलन शाह कप, ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा मलेशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया के बारे में तो डिस्कशन किया ही अभी हम लोगों ने। भारत आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, कतर फीफा, और फिर अमेरिका ने इस बार का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट की है। भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत ने रिसेंटली अपना जो पड़ोसी है श्रीलंका, इसे डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान है जो कि सौंप दिया है। तो एक राफेल विमान से प्रश्न था आपके एग्जाम में कि किस कंट्री से रिलेटेड है, तो बस इसमें ना कुछ चीजें आपको की पॉइंट ही याद रखनी कि भारत के द्वारा सौंपा गया अपने पड़ोसी श्रीलंका को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान। नेपाल को हालांकि भारत ने अभी एम्बुलेंस दिए थे, मतलब 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूली बस दिए थे, और बांग्लादेश को विंटर्स 3 हेलीकॉप्टर दिए थे। संजीवनी ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से 6.2 टन मेडिकल सुविधा मालदीव को प्रोवाइड करा चुका है। भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस कहाँ से लॉन्च की गई? तो ये मुंबई से लॉन्च की गई है। और नितिन जयराम गडकरी जी ने लॉन्च किया, इसका नाम है स्विच EV22। तो इस क्वेश्चन में भी बस डबल डेकर ई बस है, लॉन्च की गई है मुंबई से। मुंबई में आप ये रिलेट कर सकते हो कि भारत की पहली वाटर टैक्सी शुरुआत की गई है। बेंगलोर में भारत का पहला AC रेलवे टर्मिनल, इसकी शुरुआत की गई है। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन और नोएडा में पॉड टैक्सी। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मंडला। मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मतलब कि यहाँ की अब पूरी आबादी है ना, जो सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं, कम से कम इतने साक्षर तो हो ही गए हैं। मंडला की लोकेशन देखोगे तो ये है, नर्मदा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। झाबुआ जिला जो है मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा के कारण प्रसिद्ध है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया है। बालाघाट का चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग मिला है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली जानी जाती है। कुंडलेश्वर, शिवपुरी का नाम कुंडलेश्वर किया गया है। श्योपुर में जो कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ नामीबिया के जो चीते लाए जा रहे हैं यही शिफ्ट किए जा रहे हैं। अभी पन्ना, यहाँ छतरपुर के पास बक्सवाहा के जंगल चर्चे में थे। रीवा प्लांट, सोलर प्लांट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। भगत सिंह की जो प्रतिमा है भोपाल के पास स्थापित की जानी है, मतलब घोषणा ऐसे की गई थी। और फिर धार जिले से जो माहे रिवर निकलती है मकर रेखा को 2 बार काटती है, सॉरी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बस इतना डिस्कशन काफी। यहाँ से जामताड़ा, ये झारखंड में है। पहला हर गांव पुस्तकालय वाला पहला जिला। काजा हिमाचल प्रदेश में है, जो जहां सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। सांबा ये जम्मू कश्मीर में है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला है।
हाल ही में भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है, इसने अपना ट्रायल कंप्लीट किया। इसकी लंबाई याद रखना 3.5 किलोमीटर है। राष्ट्रपति जो कि बनाई गई रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी, इनके नए सचिव भी बन गए राजेश वर्मा। अमित खरे जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। विनय मोहन क्वात्रा ये विदेश सचिव और वी अनंत नागेश्वरन ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। तो राजेश वर्मा 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। द्रौपदी मुर्मू भी हालांकि ओडिशा से ही बिलोंग करती हैं। भारत का पहला हर घर प्रमाणित राज्य बना है गोवा, मतलब कि हर घर में पानी का कनेक्शन नल के थ्रू पहुंच चुका है, क्योंकि टारगेट भारत सरकार का 2024 तक है कि हर घर में नल का कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। गोवा की राजधानी पणजी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो जाएंगे। और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य ये भी गोवा ही हो जाएगा। केरल जो है ये फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक पंच प्रण की घोषणा की है? अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, इस मौके पर पंच प्रण ये प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई 5 वादे, मतलब कि विकसित भारत, दूसरा गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व करना, यूनिटी, और 5वां प्रण था नागरिकों में कर्तव्य की भावना होना, जिसे अचीव करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025, मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 और कार्बन उत्सर्जक बनने जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य 2070। थोड़ा सा इसमें फास्ट चलूंगी मैं। दही हांडी, देखिए आप जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ये मनाया जाता है। तो दही हांडी के मतलब ये खेल खेलते समय चोट लग जाती है और कभी कभी किसी की मौत की भी घटना हम सुनते हैं, तो इन्हें फाइनेंशियली हेल्प करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसे साहसिक खेल का दर्जा दे दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मिथिला मखाना जिसे जीआई टैग मिला है, बिहार से रिलेटेड है। बिहार के अन्य कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि जर्दालू आम, मघी पान, कतरनी राइस, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर का गुच्छी मशरूम, कश्मीरी केसर और विलो क्रिकेट बैट। तमिलनाडु का डंडी कुलताला का डांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद। मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा और बालाघाट का चिन्नौर चावल। जयशंकर अभी हाल ही में किस देश में इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये 3 देशों के दौरे पर थे, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे। तीनों ही साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। तो यहाँ इन्होंने पराग्वे में जयशंकर जी ने पराग्वे में गांधी जी की आवक्ष प्रतिमा, यानी कि ऐसे धड़ तक की जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, इसका अनावरण किया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की अमूर्त विरासत में किस नृत्य को नॉमिनेट किया गया है? तो देखो गुजरात का जो गरबा है इसे नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और इसमें भारत के 40 स्थल शामिल हैं। 40वां है गुजरात का ही धौलावीरा और इसने अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को भी अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट करियर है जो विमान वाहक होती है, लॉन्च कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। विक्रांत इसका नाम हो जाएगा। और आईएनएस वोगशीर इंडियन नेवी में शामिल 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी ये हो जाएगी। और रिसेंटली ना आईएनएस ध्रुव भी चर्चे में रहा था। ये इंडिया का पहला फर्स्ट लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है, जबकि जो आईएनएस अन्वेष है ये इंडिया का पहला फ्लोटिंग टेस्ट रेंज है। अगला प्रश्न है, पेटीएम के फिर से एमडी सीईओ कौन बने? तो हाल ही में विजय शेखर शर्मा फिर से पेटीएम के एमडी सीईओ बन गए। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई। विजय शेखर शर्मा पहले अध्यक्ष सीईओ थे। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सलील एस पारेख इन्फोसिस के एमडी सीईओ, परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के, और पंजाब नेशनल बैंक के हो जाएंगे अतुल कुमार। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी फैसिलिटी शुरू होने जा रही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। मतलब कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकैरल वन में भारत का पहला, मतलब अभी तक तो देखो 13 ओपन डे ही सफारी पार्क हैं, एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है, लेकिन अब बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत में पहली बार नाइट सफारी की शुरुआत नहीं मध्य प्रदेश से की गई थी, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच नेशनल पार्क से। ऑप्शन में मैंने इसलिए मध्य प्रदेश भी रखा है। अगला प्रश्न है, COP 27 का आयोजन कहाँ होगा? देखो COP 26 स्कॉटलैंड, COP 27 मिस्र, COP 28 यूएई और G20 इस वर्ष का इंडोनेशिया। जलवायु परिवर्तन को पर बेस ये समिट है। पहला आयोजन हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में। तो ये है इजिप्ट की लोकेशन, इसकी कैपिटल कायरा हो जाएगी। तो रेड सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है भारत के नक्शे में। यहाँ से रेड सी होते हुए यहाँ स्वेज कैनाल पड़ता है, इसे क्रॉस करते हुए फिर मेडिटेरियन सी पहुंचते हैं। कौन सा राज्य पहली बार एक शिक्षा टाउनशिप योजना बनाने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश बनाने जा रहा है। शिक्षा टाउनशिप कहने का मतलब है कि सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ना तो सिर्फ पढ़ाई
कराई जाएगी और भी कई इनोवेटिव आइडियाज, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। यूएस के तर्ज पर भारत का जो पहला टाउनशिप शिक्षा परियोजना है ये उत्तर प्रदेश लेकर के आ रही है। एनडीटीवी की 55.18 हिस्सेदारी खरीदना चाहता है अडानी ग्रुप, लेकिन अभी इसने खरीदी अभी इसने टोटल 29.18% खरीद ली है। एनडीटीवी के जो संपादक रवीश कुमार, इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। तो एनडीटीवी 1998 में अस्तित्व में आया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से रिलेटेड है और पुलित्जर पुरस्कार इस बार का जीता है फहमीदा अजीम ने। जो फहमीदा अजीम है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता से रिलेटेड अवार्ड है, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, अच्छा बीते प्रश्न में मैं ऑप्शन डिस्कस करना भूल गई। रिलायंस जियो जो है दिवाली के बाद 5G सर्विस लाने जा रहा है भारत में। टाटा ग्रुप जो है, मतलब एयर इंडिया फिर से इसकी हो चुकी है ना, 18,000 करोड़ रुपए की डील थी। एल जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये एल लॉजन एंड टर्बो के द्वारा ही बनाया गया है। पुलित्जर पुरस्कार ये डिस्कशन होगी। गीतांजलि श्री, इन्हें इस बार का ना अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी रचना टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। फ्रांसीसी केरे प्रित्जर जो कि आर्किटेक्चर अवार्ड है ये इन्हें मिला है। दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा 3 और थे, अदनान, सना, अमित और फिर दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत। लिबर्टी मेडल अवार्ड 2022 का मिलेगा व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसमें इन्होंने जो अपना साहस दिखाया, सारी चीजों को जैसे मैनेज किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जिनका निधन हुआ, इन्हें जापान के हाईएस्ट सिविल ऑनर से मरणोपरांत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैं बता ही चुकी हूँ, यूएई के हाईएस्ट सिविल ऑनर मिल चुका है इन्हें। सऊदी अरब का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है, भूटान का, मालदीव का, सियोल पीस प्राइज, फिलिप पोर्टलर प्राइज, ये सभी। बिल गेट्स इन्हें रिसेंटली पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अनंग ताल लेक जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अभी 12 बजने वाले हैं, रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ और 3 सितंबर लग जाएगा, तो आपका जो करंट अफेयर का वीडियो है आज लेट हो जाएगा। 3 सितंबर वाला वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा, है ना। अनंतनाग लेक दिल्ली में स्थित है। इसे एएसआई ने 1993 में इस जगह की खुदाई की थी और अनंग पाल तोमर ने इसे बनवाया था। एएसआई इसकी मतलब इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा रहा है, मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसकी रक्षा करेगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एएसआई की स्थापना की थी और इसके पहले भी महानिदेशक यही थे। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसे आप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कह सकते हैं। कुछ लेख हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर की अनंगताल, अनंतताल दिल्ली का हो गया। अनंतनाग, नाग यदि पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में, जैसे कि वेरीनाग, शेषनाग, नागिन लेक ग्रुप डी का सवाल बना था, ये जम्मू कश्मीर में। ओडिशा का चिल्का लेक सबसे खारे पानी की लेक है। हिमाचल प्रदेश की रेणुका लेक ग्रुप डी में पूछी गई थी। नैनीताल, खुरपाताल, राक्षसताल, ये ताल ताल वाली उत्तराखंड में होगी। एक ताल याद रखना, भोजताल, ये है मध्य प्रदेश में, भोपाल में है। और 2 ताल मतलब चंदा मामा, सूरज मामा, रेणुका, चंद्रताल और सूरजताल, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। टोमेटो फ्लू नामक वायरस कहाँ फैला है? तो देखो, टोमेटो फ्लू बुखार ही हम पढ़ रहे थे, अब जो पहला वायरस इसकी भी पुष्टि हो चुकी है केरल में। केरल में निपाह वायरस हम लोगों ने पढ़ा, नाइल वायरस पढ़ा, मंकी पॉक्स का भी पहला मामला, और अब टोमेटो फ्लू का भी पहला वायरस यही देखने को मिला है। फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला राज्य है। रिसेंटली इसने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल लाया है। इसका जो मयूर गुड़ है 2019 में इसे जीआई टैग मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? हरियाणा में। हरियाणा के बारे में देखो, पानीपत डिस्कशन आया था, बता ही चुकी थी। और फिर यहाँ 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये जो हॉस्पिटल है, 2600 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल है। हिसार में पहला एयर टैक्सी आप रिलेट कर सकते हो। गुरुग्राम में पहला ग्रेन एटीएम। अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं, नाम है समीर वी कामत। जी सतीश रेड्डी ये पहले थे। एस सोमनाथन इसरो के हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। 1958 में हुई। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्कल जर्मनी की चांसलर है।
मतलब थी, अभी तो ओलाफ सोल्फ है। तो अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों के प्रति जो उदार भाव इन्होंने अपनाया, इसके लिए इन्हें यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव 2021 का नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला है। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। और नाओमी कावासे इन्हें यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, जापान से बिलोंग करती हैं। आईएमएफ में भारत के अगले कार्यकारी निदेशक बन गए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आईएमएफ 1945 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, क्रिस्टिना जॉर्जिवा की एमडी है। मुख्य अर्थशास्त्री पहले गीता गोपीनाथ थी, अब पीरे ओरिवंचस हैं। डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च कर दी है। 9.3 करोड़ यूरो का इसमें खर्च आया है। इसकी मदद से हर साल 4400 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाने से रोका जा सकेगा। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, चांसलर पहले अंजेला मर्केल थी, अब ओलाफ ज़ोल्फ है। जापान के तर्ज पर जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। ब्रिटेन में क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। और चाइना से आप रिलेट कर सकते हो। मैगलेव ट्रेन दुनिया की सबसे स्पीड से चलने वाली 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली मैगलेव ट्रेन चाइना ने लॉन्च की। ट्रांसजेंडरों को भी अब सरकार की किस योजना का लाभ मिलेगा, तो देखो आयुष्मान भारत योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, इसके तहत अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को 6,000 प्रोवाइड कराया जा रहा है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया से 2.0 लॉन्च किया गया 2021 में। उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत की। रिसेंटली 8 साल पूरे हुए हैं। 2021 का ब्याज सम्मान ये दिया जाएगा असगर वजाहत को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 का असगर वजाहत को, पिछले साल का शरद पगारे को और इसके पिछले साल का नासिरा शर्मा को। तो तीनों को एक ही साथ मिला। दामोदर माउजो तो 56वां और 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड ये नीलमणि फूकर और दामोदर माउजो को मिला था। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला ये घोषित किया गया हरिद्वार को। हरिद्वार कहाँ स्थित है? उत्तराखंड को गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ना ये नीति आयोग द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में 112 कम डेवलप जिलों को प्रभावी ढंग से बदलने के पर्पज से शुरू किया गया था। वाराणसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। रोपवे फैसिलिटी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य यही है, मतलब शहर यही है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दिल्ली में पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है। पीवी सिंधु गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। रानी रामपाल ये हॉकी से रिलेटेड है। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने मैक रदरफोर्ड। 17 वर्ष इनकी मात्र उम्र है और अपने ही जो प्राइवेट प्लेन है, मतलब मैक के नाम से दुनिया घूमने वाले मैक के नाम से प्लेन सोलो ट्रिप करने का रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट में अगस्त में पढ़ाया था, है ना। 17 साल इनकी उम्र है। जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक ओशन पार करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। 21 वर्ष में। कामी रीता शेरपा 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है इन्होंने। और विराट चंद्रा ये भारत के हैं और मात्र 7 साल की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने फतह की। ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की किस योजना को 8 साल पूरे हुए? देखो, 28 अगस्त को जनधन योजना को कितने 8 साल पूरे हो गए हैं। अन्य योजना जैसे कि मेक इन इंडिया 2014 में आई। उज्ज्वला योजना 2016 में आई, लेकिन 2.0 इसका आया अभी 2021 में। इंद्रधनुष योजना 2014 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। सभी आप रिलेट कर सकते हो। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए ये भी मैं बता चुकी हूँ कि अटल ब्रिज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में किया। गुजरात में कहा? साबरमती नदी पर। लेकिन अटल टनल यदि पूछा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेट जीरो ये वीडियो में काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि भारत ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा है। ये फिर से इसलिए चर्चे में आया क्योंकि एशिया सोसाइटी पॉलिसी ने एक रिपोर्ट रिलीज की, गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो। इसमें यह बताया है कि भारत को अपना लक्ष्य यदि प्राप्त करना है तो भारत को इसके लिए 10.1 ट्रिलियन का निवेश करना होगा। कोयले की जो उपयोगिता है ये समाप्त करनी होगी, तभी भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस जो कि ओपन किया गया है बैंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में। भारत का पहला अंडर वाटर नहीं, फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मुंबई में। और नागपुर में पहला ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन।
अगला प्रश्न है यूईएफए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? अच्छा, इस प्रश्न से ये बताना भूल गई कि भारत का पहला 3D जो घर है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था, है ना, पिछले साल अभी बेंगलोर में पोस्ट ऑफिस L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया जिसने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई। यूईएफए द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जीता है। मेल कैटेगरी में करीम बेंजामा ने और फीमेल कैटेगरी में एलेक्सा पुटेलस ने, दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। बाढ़ के कारण 33 मिलियन लोग किस देश में प्रभावित हुए? अपना जो पड़ोसी है पाकिस्तान, इसकी 15% आबादी है जो ना बाढ़ के चपेटे में आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की मतलब इन्हें सहानुभूति भी दी है। रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत पाकिस्तान को विभाजित करती है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शाहबाज शरीफ हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आत्महत्या के केसेस हैं? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में दिल्ली टॉपर है और राजद्रोह के केस सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केसेस सुसाइड के तमिलनाडु और फिर मध्य प्रदेश में मिले हैं। उत्तर प्रदेश ई व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में टॉप पर है। दिल्ली सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है और केरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर है। तो 1 घंटे से ज्यादा लग गया आज की वीडियो में, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लग ही गया, लेकिन पूरा अगस्त का कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। पीडीएफ नहीं निकलवाएंगे, बस रिवीजन कर लेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।